नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा संगम काल क्या होता है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, इस बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। संगम काल दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास का स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है। तमिल साहित्य में संगम काल को स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि संगम काल की शुरुआत। संगम शब्द का अर्थ किन्हीं दो इकाइयों के मिलने से लिया जाता है। इसी अर्थ में इतिहासकारों के मतानुसार संगम काल वास्तव में ईसा पूर्व पहली शताब्दी के अंत व दूसरी शताब्दी के मध्यकाल को माना जाता है, जबकि कुछ विद्वान इसे तीसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी तक के समयावधि को मानते हैं। वस्तुतः दक्षिण भारत के तमिल साहित्य के संदर्भ में संगम काल शब्द का प्रयोग होता है। ये तमिल प्रदेश दक्षिण में बहने वाली कृष्णा एवं तुंगभद्र नदी के बीच के स्थान को कहा जाता है। यही वो स्थान है जहां चेर, चोल और पांड्य शासकों के द्वारा छोटे छोटे राज्य पर शासन किया जाता था। इसी प्रदेश में तमिल साहित्यकारों की नियमित गोष्ठियों और सभाओं का आयोजन किया जाता था। इन सभाओं में तमिल प्रदेश के सभी कवि, लेखक व रचनाकार नियमित रूप से मिलकर विभिन्न विषय पर साहित्यिक विचार विमर्श किया करते थे। इस कारण भी इतिहासकार इस कालखंड को संगम काल कहते हैं, क्योंकि इस समय साहित्य जगत के सभी शीर्षस्थ रचनाओं का आपस में मिलन अर्थात संगम हुआ था। संगम काल के रूप ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर संगम काल को 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें प्रथम, द्वितीय व तृतीय संगम के नाम से जाना जाता है। प्रथम संगम की स्थापना मदुरई में हुई थी और इसे तत्कालीन 89 यानी 89 पांड्य शासकों का संरक्षण उपलब्ध था, लेकिन इस संगम के संबंधित किसी प्रकार का विशेष साहित्य उपलब्ध नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 4400 वर्ष तक चलने के बाद मदुरई के समुद्र में समा जाने के कारण प्रथम संगम युग की भी समाप्ति हो गई थी। द्वितीय संगम की स्थापना भी 59 पांड्य शासकों द्वारा कपाटपुरम शहर में की गई थी। 48 सामान्य सदस्यों वाले इस संगम के अध्यक्ष पद के लिए अगस्त्य और तोल्कापियर जैसे विद्वानों का चयन किया गया था। इस संगम की अवधि 3700 वर्ष मानी जाती है। तीसरी संगम की स्थापना पुनः मदुरई राज्य में नक्कीरर नाम के महाकवि की अध्यक्षता में की गई थी। इस अवधि में रचा गया तमिल साहित्य का कुछ अंश आज भी उपलब्ध है, जो उस युग की पहचान बताता है। संगम साहित्य वास्तव में तमिल भाषा में लिखे गए तमिल साहित्य के रचनाकार, जिसमें कवि और समस्त बुद्धिजीवी के अलावा विभिन्न विद्वान, आचार्य और ज्योतिषी शामिल होते थे, की रचनाओं का समूह माना जाता है। संगम साहित्य 3 संगम, प्रथम, द्वितीय और तृतीय संगम के रूप में 9950 वर्ष तक चले थे। इस वर्ष में 8598 साहित्यकारों ने 197 पांड्य शासकों के संरक्षण में रचनाओं का सृजन किया था। इस काल में रचे गए महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम तोल्कापियम और ऐतुतैकेय है। सामाजिक
व्यवस्था। संगम साहित्य में मिले प्रमाणों के अनुसार वैसे तो सामाजिक व्यवस्था में उस समय वर्ण विभाजन प्रथा नहीं थी, लेकिन समाज को 4 भागों में बांटा गया था। पहला था अरसर राज परिवार से जुड़े व्यक्ति, दूसरा है बेनीगर व्यापारी वर्ग, तीसरा था बल्लाल समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति और चौथा है वेल्लार कृषक समाज। इसके अलावा केवल ब्राह्मण ही समाज के सम्मान पाने के अधिकारी थे और उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का भी अधिकार था। समाज के शेष व्यक्ति अपने अपने मूल प्रांत के नाम से जाने जाते थे, जैसे कि पर्वतीय इलाके वाले कुटिज, समुद्री किनारे रहने वाले नैईदल के नाम से प्रसिद्ध थे। संगम काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था और संपन्न व्यक्तियों के घर पक्के घर और चूल्हे बने होते थे। संगम काल में स्त्रियों को अशुभ व निम्न स्तर का दर्जा दिया जाता था। इन्हें संपत्ति में भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन स्त्री शिक्षा ग्रहण कर सकती थी और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी। विधवा होने पर नारकीय जीवन जीने से तो वे स्वेच्छा से ही सती होना पसंद करती थी। शिक्षा और साहित्य की दृष्टि से संगम युग स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस समय समाज में शिक्षा का न केवल प्रचार था, बल्कि ज्ञान जगत के सभी विषय जैसे कि विज्ञान, कला, साहित्य, व्याकरण, गणित, ज्योतिषी, चित्रकला, मूर्तिकला आदि का समुचित ज्ञान दिया जाता था। शिक्षा देने के लिए मंदिरों को चुना गया और शिक्षक को कनकट्टम और शिक्षा पाने वाले पिल्लय कहा जाता था। विद्यार्थी शिक्षा पूरी करने के बाद शिक्षकों को गुरु दक्षिणा देते थे। राजनीतिक व्यवस्था। संगम कालीन राजनीतिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। राजा का पद वंशानुगत होता था। प्रत्येक राज्य का विभाजन मंडल और मंडल आगे जिला में विभाजित होता था। राजा और देवता को एक जैसी उपाधि प्राप्त थी। प्रशासन व्यवस्था। संगम काल में राजा अपने सलाहकारों की मदद से राजकाल का काम संभालते थे। इनमें मुख्य सलाहकार में पुरोहित, व्यापारी, ज्योतिषाचार्य और मंत्रिमंडल में प्रमुख मंत्री होते थे। इस समूह को पांचारक कहा जाता था। इसके साथ ही गुप्तचर भी राजा की शासन में मदद करते थे। राजा मुख्य न्यायाधीश के रूप में दंड देने का अधिकारी होते थे। राजसेना। राजा की सेना में रथ, हाथी, घोड़ा और पैदल सैनिक होते थे। हथियारों के रूप में सैनिकों के पास भाले, धनुष, खड़ग और कवच आदि हथियार होते थे। युद्ध में वीर गति को प्राप्त सैनिकों की याद में शिलालेख और उनकी मूर्ति स्मृति चिन्ह के रूप में लगाई जाती थी। इन मूर्तियों की पूजा करके इसका सम्मान किया जाता था। सेना को सम्मानित करने के लिए विशिष्ट समारोह का आयोजन किया जाता था। अर्थव्यवस्था। इस समय अर्थव्यवस्था मूल रूप में कृषि आधारित थी। चावल, राई, गन्ना और कपास की खेती मुख्य रूप से होती थी। सिंचाई के लिए नदी और तालाब जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता था। कुल उपज के 1/6 भाग भू राजस्व के रूप में वसूल किए जाते थे, जो राजा की आय का मुख्य स्रोत था। इस कर को कराई कहा जाता था। इसके अलावा संपत्ति, बंदरगाह व लूटे गए धन पर भी कर देने की व्यवस्था थी। सामंतों द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर और लूट के धन पर वसूले गए कर को दुराई कहा जाता था। मुद्रई और उर्यार कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। इसके अलावा हाथी दांत की वस्तुओं का निर्माण, रस्सी बटना, जहाज निर्माण, समुद्र से मोती निकालने का काम और सोने के आभूषण बनाना भी इस समय आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने वाले काम थे। व्यापारिक व्यवस्था। इस काल में देश विदेश व्यापार अपने चरम पर था। देशी व्यापार में वस्तु विनिमय प्रथा थी। फुहार और शालीपुर के बंदरगाह विदेशी व्यापार के मुख्य केंद्र हुआ करते थे। इसके अलावा गौरा, तोष्डी, मोजिरित और नेल सीडा आदि भी विदेशी व्यापार के सहायक बंदरगाह थे। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में काली मिर्च, हाथी के दांत, मसाले, सच्चे मोती और सूती कपड़ा प्रमुख वस्तु होती थी, जबकि तांबा, तीन और मदिरा आदि का आयात किया जाता था। धार्मिक व्यवस्था। समकालीन
संगम काल में ब्राह्मणों को आदर व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और उनकी आय का मुख्य स्रोत राजा से मिलने वाला दान होता था। वेदों का प्रचार प्रसार, नियमित यज्ञ करना और विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यों का नियमित आयोजन करना ब्राह्मण समाज का काम होता था। इस समय शिव, विष्णु, कृष्ण और बलराम आदि देव की मुख्य पूजा की जाती थी। उस समय दक्षिण भारत में मुरुगन सबसे प्रचलित देवता थे। किसान इंद्र के रूप में मरुडम की उपासना करते थे। इसके अलावा उस समय पशु बलि की धार्मिक आयोजन का मुख्य हिस्सा हुआ करता था। शासन संगम काल के शासक हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी तक, इन्हें विजयनगर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। हरिहर प्रथम ने 1352 से 1353 में मदुरई को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था। बुक्का प्रथा 1356 से 1377 ईस्वी तक। हरिहर प्रथम के उत्तराधिकारी के रूप में बुक्का प्रथम ने संयुक्त शासन के रूप में शासन किया था। इसने अपनी वीरता से विजयनगर साम्राज्य को विस्तार देते हुए रामेश्वर तक का क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया था। बहमनी सुल्तान को युद्ध में पराजित करके कृष्ण तुंगभद्रा क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। उसने न केवल हिंदू धर्म बल्कि जैन धर्म, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान को भी पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की थी। हरिहर द्वितीय 1377 से लेकर 1404 ईस्वी तक महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले हरिहर द्वितीय पहले राजा थे। इन्होंने कनार, मैसूर, त्रिचन्नापल्ली और कांची आदि के क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेते हुए श्रीलंका तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसके अलावा बहमनी सुल्तान से बेलगाम और गोवा को जीतना भी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। देवराय प्रथा 1406 से 1422 ईस्वी तक जन कल्याणकारी कामों के लिए प्रसिद्ध राजा ने 1410 में तुंगभद्र पर बांध बनवाया और विजयनगर तक नहर बनाकर जल संकट समाप्त कर दिया। देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी तक श्रेष्ठ शासक की उपाधि प्राप्त थी। इनकी प्रसिद्धि का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जनता के मध्य ये इंद्र के अवतार माने जाते थे। सेना को शासन के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए इन्होंने मुस्लिम लोगों को न केवल सेना में भर्ती किया बल्कि उनको जागीरें भी दी। मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 अपने पूर्ववर्ती शासकों जितना योग्य साबित नहीं हुआ और विजयनगर साम्राज्य का बड़ा हिस्सा उड़िया और बर्मन सेना के हाथ गंवा दिया। यही से विजयनगर का पतन शुरू हुआ था। विरूपा द्वितीय 1465 से 1485 ईस्वी तक अपने अयोग्यता और निर्कामण्यता के कारण ये संगम वंश के अंतिम शासक सिद्ध हुए। संगम काल को साहित्य की दृष्टि से स्वर्णमयी काल कहा जाता है। साहित्य की हर विधा का इस काल में सम्मान हुआ और उसमें भरपूर विकास भी हुआ, लेकिन अपने सामाजिक दोष और शासकों की अयोग्यता के कारण ये युग जल्द ही